देखिए, जब भी आपको किसी क्वेश्चन को करना हो, सबसे पहले आप उसके बारे में थोड़ा सा सोचें कि मुझे कब चाहिए और क्या चाहिए, और फिर सोचें कि इसे करने के लिए मुझे कोड में लिखना क्या पड़ेगा। 3 चीज़ें मैंने बताई, क्या चाहिए, कब चाहिए, और तीसरा ये लाने के लिए मुझे कोड लिखना क्या पड़ेगा। तो अगर हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखें तो सबसे पहले हमें स्क्रीन पे a इक्वल टू प्रिंट कराना है। तो स्क्रीन पर a इक्वल टू कैसे आ सकता है? तो स्क्रीन पे a इक्वल टू आ सकता है प्रिंटिफ से, प्रिंटिफ a इक्वल टू, ठीक है। इस स्टेटमेंट से a इक्वल टू आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। इस स्टेटमेंट का मेमोरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके आगे मुझे कर्सर चाहिए ताकि यूजर वैल्यू एंटर कर पाए, और किस टाइप की वैल्यू लेनी है? इंटीजर टाइप की। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट लाइन पे लिखना पड़ेगा स्कैन। इंटीजर वैल्यू लेनी है इसलिए %d, कोमा। अब कहां पर स्टोर करानी है? तो इसका मतलब मुझे एक वेरिएबल भी लेना पड़ेगा जिसके अंदर मैं इसे स्टोर कराऊंगा। तो मैंने यहां पे लिख दिया एंड a। मैं कहता हूं कि मैं a टाइप के वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा, लेकिन a टाइप का वेरिएबल होना चाहिए मेरे पास, तभी तो मैं इस a में स्टोर कराऊंगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इससे पहले यानी मुझे एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, इंट a, ठीक है। अब देखिए, अब फिर से देखते हैं। सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। इस लाइन से क्या होगा? इस लाइन का फर्क मेमोरी पे पड़ेगा, ठीक है। स्क्रीन पे इस लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेमोरी में क्या होगा? एक a नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा इस तरीके से, और इसे वैल्यूज लेने के लिए इसे एक स्पेस भी मिल जाएगा। बस इतना हुआ। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट थी प्रिंटिफ a इक्वल टू। इस लाइन से a इक्वल टू स्क्रीन पे आ गया। इसके आगे मुझे कर्सर चाहिए था, तो कर्सर लाने के लिए मैंने लिख दिया scanf, क्योंकि इंटीजर वैल्यू लेनी थी इसलिए %d, और जो भी वैल्यू डालेगा वो किस में स्टोर करानी थी? a में स्टोर करानी थी, तो मैंने लिख दिया %a। तो जैसे ही यहां पर यूजर वैल्यू डालेगा, मान लीजिए यूजर ने यहां पर वैल्यू डाल दी कितनी? 5। तो ये 5 जाकर के कहां स्टोर हो जाएगा? स्क्रीन पे तो यहां पर दिखाई दे रहा है a इक्वल टू 5, लेकिन ये 5 डालने की परमिशन हमें किस स्टेटमेंट से मिली थी? इस वाली स्टेटमेंट से मिली थी, यानी वो 5 जाकर के इस वाले a में स्टोर होगा। यानी मेमोरी में जो ये a बना हुआ था, इसके अंदर कितना चला गया? 5, ठीक है। अब स्क्रीन की बात करें तो अब हमें चाहिए एक b इक्वल टू, राइट, और उसके आगे कर्सर भी चाहिए। तो अगर b इक्वल टू चाहिए तो इसका मतलब एक वेरिएबल हमें और बनाना पड़ेगा, और मैंने इसका नाम रख दिया b, ठीक है। अब इससे क्या होगा? जैसे आपने इंट b लिखा और ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, तो इसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा? मेमोरी पे पड़ेगा, और मेमोरी में बन जाएगा एक b नाम का वेरिएबल, और इसके लिए एक स्पेस भी बन जाएगा इस तरीके से। बस अभी इतना काम हुआ है। अब हमें स्क्रीन पे b इक्वल टू लेके आना था, तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहां पर लिखना पड़ेगा प्रिंटिफ b इक्वल टू, राइट। अब ये b इक्वल टू स्क्रीन पे प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये b इक्वल टू आ गया। इसके आगे कर्सर चाहिए। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि जब मैं यहां पर वेरिएबल बनाता हूं तो उसका फर्क मेमोरी पे पड़ रहा है, लेकिन जो प्रिंटफ में दूंगा उसका फर्क कहां पड़ेगा? स्क्रीन पे पड़ेगा। इसके बाद क्योंकि कर्सर भी आना चाहिए, तो कर्सर लाने के लिए हम यूज करेंगे scanf। किस टाइप की वैल्यू लेनी है? इंटीजर टाइप की। तो %d, वैल्यू जाकर के किस में स्टोर हो? b में। तो यहां पर लिख देंगे %b और सेमीकोलन, इस तरीके से, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा? इससे स्क्रीन पर इस जगह पर कर्सर आएगा। मैंने डाल दिया 4, तो ये 4 जाकर के कहां स्टोर होगा?
स्क्रीन पे ऐसे दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में ये 4 इस बी में स्टोर नहीं होगा। ये तो बस स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने के लिए है। ये 4 कहां जाकर के स्टोर होगा? इस वाले बी में, और इस बी का मतलब है मेमोरी के अंदर इस बी में 4 स्टोर हो जाएगा। तो यहां पे कर देते हैं 4, ठीक है। अब a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 4, इसके आगे क्या डिस्प्ले कराना है? अब इसके बाद मुझे चाहिए सम इक्वल टू। तो सम इक्वल टू लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यानी यहां पर चाहिए सम इक्वल टू। कैसे आएगा सम इक्वल टू? जब आप यहां पर प्रिंटफ कर देंगे। प्रिंटफ में अगर डबल कोट्स में मैं लिख दूं सम इक्वल टू, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मुझे साथ में वैल्यू भी चाहिए। तो वैल्यू किस में है? ए और बी में। तो एक तरीका तो ये है कि मैं, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ %d और कोमा के बाद लिख दूँ ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। तो पहले a और b का सम होगा, और जो भी सम होगा दैट इज 9 जा करके %d की जगह प्रिंट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा कितना? 9। तो स्क्रीन पे आपको इस तरीके से दिख जाएगा, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि हम एक वेरिएबल और ले लें। यहां पर मैंने दे दिया int c। अब int c देते ही क्या होगा? मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल और बन जाएगा c नाम से, और उसके लिए भी एक बॉक्स होगा। अभी इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हमारे पास ये जो a और b के अंदर वैल्यू है, हम क्या करेंगे? जो यूज़र से ली है हम लिखेंगे, सॉरी int c तो पहले लिख चुका हूँ, बस लिखेंगे c इक्वल टू a प्लस बी। तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा? a में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है दैट इज 5, और b में कितना पड़ा है? 4। 5 प्लस 4 9 किस में स्टोर हो जाएगा? इस c में स्टोर हो जाएगा। तो यानी मेमोरी के अंदर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और यहां पर कितना आ जाएगा? 9, ठीक है। अब क्योंकि c में 9 है, तो अब आपको यहां पर a प्लस बी प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। आप क्या प्रिंट करा सकते हैं? आप c। तो जैसे ही आप c प्रिंट कराएंगे तो सम इक्वल टू एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। %d यानी इंटीजर वैल्यू प्रिंट होनी है। किसकी प्रिंट होनी है? कोमा के बाद देखिएगा c की होनी है, और c में क्या पड़ा हुआ है? 9। तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 9। क्लियर? और ये सारा कोड आप कहां लिखेंगे? ये लिखेंगे मेन मेथड के अंदर, ठीक है। चलिए एक बार इसे प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं, तो आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा।